कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज का शाउट आउट रविंद्र श्रीवास्तव जी, मंडला मध्य प्रदेश से। गुरजिंदर सिंह जी, ओडिशा से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे सपोर्ट किया। यदि आप हमारी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप हमारी कहानी किस प्लेस से सुन रहे हैं। अगली कहानी में मैं आपका नाम शाउट आउट करूंगा। आज आप सुनेंगे J.K. रोलिंग की लिखी हुई महान उपन्यास हैरी पॉटर का चैप्टर 16 थ्रू द ट्रैपडोर हिंदी में। कहानी पाठ में मैं किशोर। आइए सुनते हैं थ्रू द ट्रैपडोर। भविष्य के वर्षों में हैरी को ठीक ठीक याद भी नहीं रहता कि उसने अपने एग्जाम्स कैसे पास कर लिए, जबकि उसे हर पल यही लगता था कि कहीं भी वोल्डेमॉर्ट दरवाजा तोड़कर अंदर घुस सकता है। फिर भी धीरे धीरे दिन बीतते गए और इसमें कोई शक नहीं था कि फ्लफी अब भी बंद दरवाजे के पीछे सुरक्षित और जिंदा था। बहुत ज्यादा गर्मी थी, खासकर उस बड़े क्लासरूम में जहां रिटन एग्जाम्स हो रहे थे। एग्जाम्स के लिए उन्हें खास नई पेन्स दी गई थी जिन पर नकल रोधी जादू किया गया था। उनकी प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी थी। प्रोफेसर फ्लिटविक उन्हें एक एक करके अपनी क्लास में बुलाते और देखते कि क्या वे एक अनानास को मेज पर नाचने पर मजबूर कर सकते हैं। प्रोफेसर मैकगोनागल उन्हें चूहे को सूंघनी दानी में बदलते हुए देखती थी। सूंघनी दानी जितनी सुंदर होती उतने ज्यादा मार्क्स मिलते, लेकिन अगर उसमें मूछें रह जाती तो मार्क्स काट लिए जाते। स्नैप उन्हें और ज्यादा घबराहट में डाल देता। उनकी गर्दन पर सांसें छोड़ता हुआ खड़ा रहता जब वे भूलने की दवा बनाने की विधि याद करने की कोशिश करते। हैरी ने जितना हो सका उतना अच्छा किया। अपने माथे में उठते तेज दर्द को नजरअंदाज करने की कोशिश करता रहा, जो जंगल की यात्रा के बाद उसे परेशान कर रहा था। नेविल को लगता था कि हैरी को परीक्षा का बहुत ज्यादा तनाव है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि हैरी को उसका पुराना डरावना सपना बार बार जगा देता था और अब वो पहले से भी बदतर हो गया था क्योंकि उसमें एक नकाबपोश आकृति खून से टपकती दिखाई देती थी। शायद इसीलिए कि उन्होंने वो नहीं देखा था जो हैरी ने जंगल में देखा था, या इसीलिए कि उनके माथे पर जलते हुए निशान नहीं थे। रॉन और हरमाइनी को पत्थर की उतनी चिंता नहीं थी जितनी हैरी को। वोल्डेमॉर्ट का ख्याल उन्हें जरूर डराता था, लेकिन वो उनके सपनों में बार बार नहीं आता था और वे पढ़ाई में इतने बिजी थे कि स्नैप या किसी और की चालों के बारे में सोचने का ज्यादा समय ही नहीं मिलता था। उनका लास्ट एग्जाम हिस्ट्री ऑफ मैजिक था। 1 घंटे तक उन सनकी बूढ़े जादूगरों के बारे में सवालों के जवाब देने थे जिन्होंने अपने आप चलने वाली देगचियां इजाद की थी, और फिर वे आजाद थे पूरे एक शानदार हफ्ते के लिए, जब तक कि एग्जाम के रिजल्ट्स ना आ जाएं। जब प्रोफेसर बिन्स के भूत ने उन्हें पेन नीचे रखने और अपनी चर्म पत्र की शीट्स लपेटने को कहा तो हैरी भी बाकियों के साथ खुशी से चिल्ला उठा। ये मेरी सोच से कहीं आसान था, हरमाइनी ने कहा जब वे धूप से भरे मैदान में उमड़ती भीड़ के साथ बाहर निकले। हरमाइनी को हमेशा एग्जाम के बाद अपने आंसर शीट पर चर्चा करना अच्छा लगता था, लेकिन रॉन ने कहा कि उससे उसे उल्टी सी आने लगती है। इसीलिए वे झील की ओर चले गए और एक पेड़ के नीचे गिर पड़े। वीजली ट्विंस और ली जॉर्डन एक विशाल ऑक्टोपस के स्पर्शकों को गुदगुदा रहे थे, जो गर्म पानी के उथले हिस्से में आराम कर रहा था। अब और पढ़ाई नहीं, रॉन ने खुश होकर लंबी सांस ली, घास पर फैलते हुए। हाँ, तुम जरा ज्यादा खुश दिख सकते हो हैरी। हमें ये जानने में अभी 1 हफ्ता है कि हमने कितना बुरा किया है। अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हैरी अपने माथे को मल रहा था। काश मुझे पता होता कि इसका क्या मतलब है। वो गुस्से में फूट पड़ा। मेरे निशान में लगातार दर्द हो रहा है, पहले भी हुआ, लेकिन इतनी बार कभी नहीं। मैडम पॉम्फ्री के पास जाओ, हरमाइनी ने सुझाव दिया। हैरी ने कहा, मैं बीमार नहीं हूं,
मुझे लगता है ये एक चेतावनी है। इसका मतलब है कि खतरा आने वाला है। रॉन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बहुत गर्मी थी। हैरी, आराम करो। हरमाइनी सही कह रही है। डंबलडोर के रहते पत्थर सेफ है। और वैसे भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि स्नेप को फ्लफी से आगे जाने का तरीका मिल गया है। एक बार उसका पैर लगभग कट ही गया था। वो इतनी जल्दी फिर से कोशिश नहीं करेगा। और नेविल इंग्लैंड के लिए क्विडिच खेलेगा इससे पहले कि हैग्रिड डंबलडोर को निराश करे। हैरी ने सिर हिलाया, लेकिन वो उस अजीब सी भावना को झटक नहीं सका कि वो कुछ भूल गया है, कुछ बहुत जरूरी। जब उसने ये समझाने की कोशिश की तो हरमाइनी ने कहा, ये बस एग्जाम्स का असर है। मैं भी कल रात जागी और आधे ट्रांसफिगरेशन नोट्स पढ़ चुकी थी। तब याद आया कि वह एग्जाम हो चुका है। लेकिन हैरी को पूरा यकीन था कि ये बेचैनी पढ़ाई की वजह से नहीं थी। उसने नीले आसमान में स्कूल की ओर उड़ते एक उल्लू को देखा, जिसकी चोंच में एक चिट्ठी दबी थी। हैग्रिड अकेला ही था जो उसे चिट्ठियां भेजता था। हैग्रिड कभी डंबलडोर से गद्दारी नहीं करेगा। हैग्रिड कभी किसी को फ्लफी से आगे जाने का तरीका नहीं बताएगा, कभी नहीं। लेकिन हैरी अचानक उछलकर खड़ा हो गया। रॉन ने ऊँघते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो? हैरी ने कहा, मुझे अभी अभी कुछ याद आया है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। हमें हमें अभी हैग्रिड से मिलने जाना होगा। क्यों? हरमाइनी ने हाँफते हुए पूछा, उसके साथ तेजी से चलते हुए। हैरी ने कहा, क्या तुम्हें ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि हैग्रिड को सबसे ज्यादा एक ड्रैगन चाहिए था और तभी एक अजनबी आ गया जिसके पास संयोग से एक अंडा था? जादूगरों के कानून के खिलाफ होते हुए भी कितने लोग ड्रैगन के अंडे लेकर घूमते हैं। कितना सौभाग्य है कि उसे हैग्रिड मिल गया, है ना? मैंने ये पहले क्यों नहीं देखा? तुम क्या कह रहे हो? रॉन ने कहा। लेकिन हैरी जंगल की ओर मैदान पार करता हुआ रुका नहीं। हैग्रिड अपने घर के बाहर एक आराम कुर्सी पर बैठा था। उसकी पतलून और आस्तीन चढ़ी हुई थी और वो मटर छीलकर एक बड़े कटोरे में डाल रहा था। हेलो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, एग्जाम्स खत्म हो गए? एक ड्रिंक के लिए समय है? हाँ, जरूर, रॉन ने कहा। लेकिन हैरी ने उसे रोक दिया। नहीं, हमें जल्दी है। हैग्रिड, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जिस रात तुमने नॉर्बर्ट जीता था, जिस अजनबी के साथ तुम ताश खेल रहे थे, वो कैसा दिखता था? हैग्रिड ने लापरवाही से कहा, पता नहीं, उसने अपना लबादा उतारा ही नहीं। उसने तीनों को हक्का बक्का देखते हुए देखा और भौएं उठा ली। इतनी भी अजीब बात नहीं है। हॉग्स हेड में बहुत अजीब अजीब लोग आते हैं। गांव का एक सराय है वो। हो सकता है ड्रैगन का सौदा कर रहा हो, है ना? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, उसने अपनी टोपी नीचे रखी थी। हैरी मटर के कटोरे के पास ही धम से बैठ गया। तुमने उससे क्या बात की थी हैग्रिड? क्या तुमने हॉगवर्ट्स का जिक्र किया था? "अ, हो सकता है। हैग्रिड ने याद करने की कोशिश करते हुए भौं सिकोड़ कर कहा, हाँ, उसने पूछा कि मैं क्या करता हूँ और मैंने बताया कि मैं यहाँ का गेम कीपर हूँ। उसने थोड़ी बहुत उन किस्म के जीवों के बारे में पूछा जिनकी मैं देखभाल करता हूँ, तो मैंने उसे बताया और मैंने कहा कि मेरी हमेशा से सबसे बड़ी इच्छा एक ड्रैगन रखने की रही है। और फिर मुझे ठीक से याद नहीं, क्योंकि वो मुझे लगातार ड्रिंक पिलाता जा रहा था। जरा सोचने दो। हाँ, फिर उसने कहा कि उसके पास ड्रैगन का अंडा है और अगर मैं चाहूं तो हम उसके लिए ताश खेल सकते हैं। लेकिन उसे यकीन करना था कि मैं उसे संभाल सकता हूं। वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी साधारण जगह चला जाए। तो मैंने उससे कहा कि फ्लफी के बाद ड्रैगन तो आसान ही होगा। और क्या वो क्या उसे फ्लफी में दिलचस्पी लग रही थी? हैरी ने आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए पूछा। खैर, हाँ, 3 सिर वाले कुत्ते कितनी बार मिलते हैं, वो भी हॉगवर्ट्स के आसपास?
तो मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें उसे शांत करना आता है तो फ्लफी तो बिल्कुल आसान है। बस थोड़ा सा म्यूजिक बजाओ और वो तुरंत सो जाएगा। हैग्रिड अचानक भयभीत लगने लगा। "अम, मुझे तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था, वो झट से बोला। जो मैंने कहा उसे भूल जाओ। अरे अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हैरी, रॉन और हरमाइनी एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोले जब तक वे एंट्री हॉल में आकर नहीं रुके, जो मैदान के बाद बहुत ठंडा और उदास लग रहा था। हैरी ने कहा, हमें डंबलडोर के पास जाना होगा। हैग्रिड ने उस अजनबी को बता दिया कि फ्लफी को कैसे पार किया जाए, और वो या तो स्नैप था या उस चोगे के नीचे वोल्डेमॉर्ट। हैग्रिड को नशे में कर देने के बाद ये आसान ही रहा होगा। मुझे बस उम्मीद है कि डंबलडोर हमारी बात पर भरोसा करेंगे। अगर बेन उसे ना रोके तो फिरेंजे हमारा साथ दे सकता है। डंबलडोर का ऑफिस कहाँ है? वे इधर उधर देखने लगे, जैसे उम्मीद हो कि कहीं कोई निशान दिख जाए। उन्हें कभी नहीं बताया गया था कि डंबलडोर कहाँ रहते हैं, और ना ही वे किसी ऐसे व्यक्ति को जानते थे जिसे उनसे मिलने भेजा गया हो। हमें बस, हैरी ने कहना शुरू ही किया था कि तभी हॉल में एक आवाज गूंज उठी। तुम तीनों अंदर क्या कर रहे हो? ये प्रोफेसर मैकगोनागल थी, जिनकी बाहों में किताबों का बड़ा ढेर था। हाँ, हम प्रोफेसर डम्बलडोर से मिलना चाहते हैं। हरमोइनी ने काफी हिम्मत से कहा, जैसा कि हैरी और रॉन को लगा। प्रोफेसर डंबलडोर से मिलना है? प्रोफेसर मैकगोनागल ने दोहराया, जैसे ये बहुत ही संदिग्ध बात हो। लेकिन क्यों? हैरी ने निगल लिया। अब क्या कहे? ये थोड़ी राज की बात है, उसने कहा, और तुरंत ही उसे अफसोस हुआ क्योंकि प्रोफेसर मैकगोनागल की नथुने फड़क उठी। प्रोफेसर डंबलडोर 10 मिनट पहले ही निकल चुके हैं। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। उन्हें जादू मंत्रालय से एक अत्यंत जरूरी उल्लू मिला और वे तुरंत लंदन के लिए उड़ गए। हैरी ने घबरा कर कहा, हाँ, वे चले गए अभी? प्रोफेसर डंबलडोर एक महान जादूगर हैं, पॉटर। उन पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है। जो बात तुम्हें कहनी है वो जादू मंत्रालय से भी ज्यादा जरूरी है, पॉटर। हैरी ने पूरी सावधानी से कहा, देखिए प्रोफेसर, ये जादुई पत्थर के बारे में है। प्रोफेसर मैकगोनागल ने जो भी उम्मीद की थी वो ये नहीं था। उनके हाथों से किताबें नीचे गिर पड़ी, लेकिन उन्होंने उन्हें उठाया नहीं। वे हकलाने लगी। तुम्हें कैसे पता? प्रोफेसर, मुझे लगता है, मुझे पता है कि कोई पत्थर चुराने की कोशिश करने वाला है। मुझे प्रोफेसर डंबलडोर से बात करनी होगी। उन्होंने उसे हैरानी और शक की मिली-जुली नजर से देखा। उन्होंने आखिरकार कहा, प्रोफेसर डंबलडोर कल वापस आएंगे। मुझे नहीं पता तुम्हें पत्थर के बारे में कैसे पता चला, लेकिन निश्चिंत रहो, कोई भी उसे चुरा नहीं सकता। उसकी सुरक्षा बहुत कड़ी है। लेकिन प्रोफेसर, पॉटर, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूं। उन्होंने शॉर्ट में कहा। वे झुककर गिरी हुई किताबें उठाने लगी। मैं सुझाव देती हूं कि तुम सब बाहर जाओ और धूप का आनंद लो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज रात, हैरी ने कहा, जब उसे यकीन हो गया कि प्रोफेसर मैकगोनागल सुन नहीं सकती। स्नैप आज रात ट्रैपडोर के नीचे जाएगा। उसे सब कुछ पता चल गया है, और अब उसने डंबलडोर को रास्ते से हटा दिया है। वही नोट उसने भेजा होगा। मुझे यकीन है कि जब डंबलडोर पहुंचेंगे तो जादू मंत्रालय को जोर का झटका लगेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हरमाइनी हाफ उठी। हैरी और रॉन घूम पड़े। पीछे स्नैप खड़ा था। गुड आफ्टरनून, उसने चिकनी आवाज में कहा। वे उसे घूरते रह गए। ऐसे दिन में तुम्हें अंदर नहीं होना चाहिए, उसने अजीब सी टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। हम तो, हैरी ने कहना शुरू किया, बिना ये जाने कि वो क्या कहेगा। स्नैप ने कहा, तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। ऐसे यूं घूमते रहोगे तो लोग सोचेंगे कि तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, और ग्रिफिंडोर और अंक खोने की हालत में नहीं है ना? हैरी का चेहरा लाल हो गया। वे बाहर जाने के लिए मुड़े, लेकिन स्नैप ने उन्हें वापस बुला लिया। चेतावनी समझ लो पॉटर, अगर तुमने रात में और भटकने की कोशिश की
तो मैं खुद ये पक्का करूंगा कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाए। गुड डे। वो स्टाफ रूम की दिशा में तेज कदमों से चला गया। पत्थर की सीढ़ियों पर बाहर आकर हैरी ने बाकी दोनों की ओर रुख किया। ठीक है, अब हमें यही करना होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। हम में से किसी एक को स्नैप पर नजर रखनी पड़ेगी। स्टाफ रूम के बाहर इंतजार करना होगा और अगर वो निकले तो उसका पीछा करना होगा। हरमाइनी, तुम्हें यह करना चाहिए। मैं ही क्यों? रॉन ने कहा। यह साफ है, तुम प्रोफेसर फ्लिटविक का इंतजार करने का नाटक कर सकती हो, समझी? उसने ऊंची आवाज की नकल की। ओह प्रोफेसर फ्लिटविक, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन 14 भी गलत कर दिया। चुप रहो। हरमाइनी ने कहा, लेकिन वो स्नैप पर नजर रखने को तैयार हो गई। हैरी ने रॉन से कहा, और हमें तीसरी मंजिल के गलियारे के बाहर ही रहना होगा, चलो। लेकिन प्लान का वो हिस्सा कामयाब नहीं हुआ। जैसे ही वे उस दरवाजे तक पहुंचे जो फ्लफी को स्कूल के बाकी हिस्से से अलग करता था, प्रोफेसर मैकगोनागल फिर से आ गई और इस बार उनका गुस्सा फूट पड़ा। तुम समझते हो कि तुम जादुई सुरक्षा के पूरे जाल से भी ज्यादा पार न किए जा सकते हो? ये सब बकवास बहुत हो चुकी। अगर मैंने सुना कि तुम फिर कभी यहाँ के आसपास भी आए तो मैं ग्रिफिंडोर के और 50 अंक काट लूंगी। हाँ, वीजली, अपने ही हाउस से। हैरी और रॉन कॉमन रूम में लौट आए। हैरी ने अभी इतना ही कहा था, कम से कम हरमाइनी तो स्नैप के पीछे लगी है। तभी मोटी महिला की तस्वीर झूलती हुई खुली और हरमाइनी अंदर आ गई। मुझे माफ कर दो हैरी। स्नैप बाहर आ गया और मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैंने कहा कि फ्लिटविक का इंतजार कर रही हूँ और स्नैप उसे बुलाने चला गया और मैं किसी तरह वहां से निकली। मुझे नहीं पता स्नैप कहाँ गया। हैरी ने कहा, तो फिर बात खत्म ही समझो। बाकी दोनों उसे घूरने लगे। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं आज रात यहां से बाहर जाऊंगा और सबसे पहले पत्थर तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, रॉन ने कहा। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैकगोनागल और स्नैप की चेतावनी के बाद तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हैरी ने कहा। तो क्या हुआ? क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अगर स्नेप के हाथ पत्थर लग गया तो वोल्डेमॉर्ट वापस आ जाएगा। क्या तुमने नहीं सुना कि जब वो सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था तब हालात कैसे थे? तब हॉगवर्ट्स नाम की कोई जगह ही नहीं बचेगी। वो या तो इसे तबाह कर देगा या डार्क आर्ट्स ऑफ स्कूल बना देगा। अब मार्क्स का कोई मतलब नहीं है। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? क्या तुम्हें लगता है कि अगर ग्रिफिंडोर हाउस कब जीत भी जाए तो वो तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को छोड़ देगा? अगर मैं पत्थर तक पहुंचने से पहले पकड़ा गया तो मुझे डर्सलीज के पास लौटना होगा और वहीं वोल्डेमॉर्ट का इंतजार, बस थोड़ी देर बाद मरना होगा, क्योंकि मैं कभी भी डार्क साइड पर नहीं जाने वाला। मैं आज रात उस ट्रैपडोर के नीचे जाऊंगा और तुम दोनों कुछ भी कहो, मुझे रोक नहीं पाओगे। वोल्डेमॉर्ट ने मेरे माता पिता को मारा था, याद है? उसने उन्हें घूर कर देखा। तुम सही हो हैरी। हरमाइनी ने धीमी आवाज में कहा। हैरी ने कहा, मैं अदृश्यता की चादर इस्तेमाल करूंगा। अच्छी बात है कि वो मुझे वापस मिल गई। रॉन ने पूछा, लेकिन क्या वो हम तीनों को ढक पाएगी? हम तीनों? अरे छोड़ो भी, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें अकेले जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। हरमाइनी ने फुर्ती से कहा। हमारे बिना तुम पत्थर तक पहुंचोगे कैसे? मुझे अपनी किताबें देखनी चाहिए, शायद कुछ काम का मिल जाए। लेकिन अगर हम पकड़े गए तो तुम दोनों को भी निकाल दिया जाएगा। फ्लिटविक ने मुझे चुपके से बताया कि मुझे उसके एग्जाम में 112% मिले हैं। उसके बाद वे मुझे बाहर नहीं निकालेंगे। रात के खाने के बाद वे तीनों कॉमन रूम में अलग अलग घबराए हुए बैठे रहे। किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया। आखिरकार अब किसी ग्रिफिंडोर के पास हैरी से कहने को कुछ भी नहीं था। ये पहली रात थी जब हैरी को इससे कोई दुख नहीं हुआ। हरमाइनी अपने सारे नोट्स पलट रही थी, उम्मीद में कि कोई ऐसा जादू मिल जाए जिसे उन्हें तोड़ना पड़ेगा।
हैरी और रॉन ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। दोनों ही सोच रहे थे कि वे क्या करने वाले हैं। धीरे धीरे लोग सोने के लिए चले गए और कमरा खाली होता गया। चादर ले आओ, रॉन ने कहा, जब आखिरकार ली जॉर्डन भी जम्हाई लेते हुए चला गया। हैरी अंधेरे डॉर्मेट्री में ऊपर दौड़ा। उसने चादर निकाली और फिर उसकी नजर उस बांसुरी पर पड़ी जो हैग्रिड ने उसे क्रिसमस पर दी थी। उसने उसे फ्लफी के लिए जेब में रख लिया। वो वापस कॉमन रूम में दौड़ कर आया। हमें यही चादर ओढ़ लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि वो हम तीनों को ढक रही है। अगर फिल्च को हमारे पैरों में से कोई एक अपने आप चलता दिख गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? कमरे के कोने से एक आवाज आई। नेविल एक कुर्सी के पीछे से निकला, ट्रेवर मेंढक को पकड़े हुए, जो फिर से भागने की कोशिश करता लग रहा था। कुछ नहीं नेविल, कुछ नहीं, हैरी ने जल्दी से कहा और चादर अपनी पीठ के पीछे छिपा ली। नेविल ने उनके अपराधी चेहरों को घूरा। उसने कहा, तुम क्या फिर बाहर जा रहे हो? नहीं नहीं, हम नहीं जा रहे। तुम सोने क्यों नहीं चले जाते नेविल? हैरी ने दरवाजे के पास लगी घड़ी की ओर देखा। वे और समय बर्बाद नहीं कर सकते थे। हो सकता है स्नैप इसी वक्त फ्लफी को सुलाने के लिए संगीत बजा रहा हो। नेविल ने कहा, तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम फिर पकड़े जाओगे। ग्रिफिंडोर और मुसीबत में पड़ जाएगा। हैरी ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, ये बहुत जरूरी है। लेकिन नेविल साफ तौर पर खुद को किसी हताश कदम के लिए तैयार कर रहा था। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, उसने कहा और तेजी से पोर्ट्रेट वाले छेद के सामने खड़ा हो गया। मैं मैं तुमसे लड़ूंगा। रॉन फट पड़ा। नेविल, उस छेद से हट जाओ और बेवकूफी मत करो। नेविल बोला, मुझे बेवकूफ मत कहो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और नियम तोड़ने चाहिए, और तुम ही तो थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि लोगों के सामने डट कर खड़ा होना चाहिए। रॉन ने झुंझला कर कहा, हाँ हाँ, लेकिन हमारे सामने नहीं नेविल। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। वो एक कदम आगे बढ़ा और नेविल के हाथ से ट्रेवर मेंढक छूट गया, जो उछलकर कहीं गायब हो गया। नेविल ने मुट्ठियां उठाते हुए कहा, तो फिर आओ, मुझे मार कर दिखाओ, मैं तैयार हूं। हैरी ने हरमाइनी की ओर देखा। कुछ करो, उसने बेबसी से कहा। हरमाइनी आगे बढ़ी। उसने कहा, मुझे इसके लिए सच में बहुत अफसोस है नेविल। उसने अपनी छड़ी उठाई, चिल्लाई और नेविल की ओर इशारा किया। पेट्रिफिकस टोटैलिस। नेविल की बाहें झटके से उसके शरीर से चिपक गई। उसके पैर आपस में जुड़ गए। उसका पूरा शरीर अकड़ गया। वो वहीं खड़ा डगमगाया और फिर मुंह के बल गिर पड़ा, बिल्कुल तख्ते की तरह सख्त। हरमाइनी उसे पलटने दौड़ी। नेविल के जबड़े कसकर बंद थे। वो बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ उसकी आंखें हिल रही थी, जो डर से उन्हें देख रही थी। हैरी ने फुसफुसाकर धीरे से पूछा, तुमने उसके साथ क्या किया? हरमाइनी ने दुखी होकर कहा, ये पूरा बॉडी बाइंड है। ओ नेविल, मुझे बहुत अफसोस है। हैरी ने कहा, हमें ऐसा करना पड़ा नेविल, समझाने का समय नहीं था। तुम बाद में समझ जाओगे नेविल, रॉन ने कहा, जब वे उसके ऊपर से कदम रखते हुए आगे बढ़े और अदृश्यता की चादर ओढ़ ली। लेकिन नेविल को जमीन पर बेबस पड़ा छोड़ना किसी अच्छे शगुन जैसा नहीं लग रहा था। उनकी घबराई हुई हालत में हर मूर्ति की परछाई फिल जैसी लग रही थी। हवा की हर दूर की सांस पीव्स के झपटते आने जैसी सुनाई दे रही थी। पहली सीढ़ियों के नीचे उन्होंने मिसेस नॉरिस को ऊपर की तरफ छिपकर घूमते देखा। ओ चलो, बस इस बार उसे लात मार दें, रॉन ने हैरी के कान में कहा, लेकिन हैरी ने सिर हिला दिया। जब वे सावधानी से उसके पास से गुजरे, मिसेस नॉरिस ने अपनी दीपक जैसी आंखें उनकी ओर घुमा ली, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। तीसरी मंजिल की सीढ़ियों तक पहुंचने से पहले उन्हें कोई और नहीं मिला। पीव्स आधी सीढ़ी पर तैर रहा था, कालीन ढीला कर रहा था ताकि लोग ठोकर खाएं। कौन है वहां? उसने अचानक कहा जब वे उसकी ओर चढ़ रहे थे। उसने अपनी दुष्ट काली आंखें सिकोड़ लीं
मुझे पता है तुम वहां हो, भले ही मैं देख नहीं पा रहा हूं। तुम भूतिया हो या आत्मा हो या कोई छोटा सा छात्र दानव। वो हवा में ऊपर उठा और वहीं तैरते हुए उन्हें घूरने लगा। मुझे फिल्च को बुला लेना चाहिए अगर कोई अदृश्य चीज इधर उधर रेंग रही है। हैरी के दिमाग में अचानक एक विचार आया। उसने भारी आवाज में कहा, पीव्स, ब्लडी बैरन के पास अदृश्य होने की अपनी वजहें हैं। पीव्स हैरानी से लगभग हवा से गिर ही पड़ा। उसने समय पर खुद को संभाल लिया और सीढ़ियों से लगभग 1 फुट ऊपर मंडराने लगा। उसने कहा, माफ कीजिएगा आपके खून खराबेपन मिस्टर बैरन सर। मेरी गलती। मैंने आपको देखा नहीं। देखा भी कैसे, आप तो अदृश्य हैं। पुराने पीवसी की इस छोटी सी मजाक को माफ कर दीजिए सर। हैरी ने कर्कश आवाज में कहा, मुझे यहां काम है पीव्स, आज रात इस जगह से दूर रहो। जरूर सर, बिल्कुल जरूर, पीव्स ने कहा और फिर से ऊपर उठ गया। आशा है आपका काम सफल हो बैरन। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। और वो फुर्र हो गया। रॉन ने कहा, कमाल है हैरी। कुछ ही सेकंड बाद वे वहां थे, तीसरी मंजिल के गलियारे के बाहर, और दरवाजा पहले से ही खुला था। हैरी ने धीरे से कहा, तो लो देखो, स्नैप फ्लपी को पार कर चुका है। खुला दरवाजा देखकर तीनों को अचानक एहसास हुआ कि उनके सामने क्या है। चादर के नीचे हैरी ने बाकी दोनों की ओर देखा। उसने कहा, अगर तुम वापस जाना चाहो तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। तुम चादर ले सकते हो, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। रॉन ने कहा, बेवकूफी मत करो। हम साथ चल रहे हैं। हरमाइनी ने कहा। हैरी ने दरवाजा धक्का देकर खोला। जैसे ही दरवाजा चरमराया, धीमी गूंजती गुर्राहट उनके कानों में पड़ी। कुत्ते की तीनों नाकें उनकी दिशा में पागलों की तरह सूंघने लगी। हालांकि वो उन्हें देख नहीं सकता था। हरमाइनी ने धीरे से पूछा, इसके पैरों के पास क्या है? रॉन ने कहा, वीणा जैसी लग रही है। स्नैप इसे यहीं छोड़ गया होगा। जैसे ही तुम बजाना बंद करते हो, ये जाग जाता होगा। हैरी ने कहा, तो लो शुरू करते हैं। उसने हैग्रिड की बांसुरी होठों से लगाई और फूंक मारी। ये कोई खास धुन नहीं थी, लेकिन पहली ही आवाज से उस जानवर की आंखें झुकने लगी। हैरी ने मुश्किल से सांस ली। धीरे धीरे कुत्ते की गुर्राहट थम गई। वो अपने पैरों पर लड़खड़ाया और घुटनों पर गिर पड़ा, फिर जमीन पर ढेर हो गया, गहरी नींद में। बजाते रहो, रॉन ने हैरी को चेतावनी दी जब वे चादर उतारकर दबे पांव ट्रैपडोर की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे विशाल सिरों के पास पहुंचे, उन्हें कुत्ते की गर्म बदबूदार सांस महसूस हो रही थी। मुझे लगता है हम दरवाजा खींचकर खोल पाएंगे, रॉन ने कुत्ते की पीठ के ऊपर झांकते हुए कहा। तुम पहले जाओगी हरमाइनी। नहीं, मैं नहीं। ठीक है। रॉन ने दांत भींचे और सावधानी से कुत्ते के पैरों के ऊपर से कदम रखा। वो झुका और ट्रैपडोर की अंगूठी खींची, जो ऊपर उठकर खुल गई। हरमाइनी ने घबरा कर पूछा, तुम क्या देख पा रहे हो? कुछ नहीं, बस काला। नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है, हमें बस कूदना होगा। हैरी, जो अभी भी बांसुरी बजा रहा था, रॉन का ध्यान खींचने के लिए हाथ हिलाया और अपनी ओर इशारा किया। रॉन ने कहा, तुम पहले जाना चाहते हो? पक्का? मुझे नहीं पता ये कितनी गहराई तक जाता है। बांसुरी हरमाइनी को दे दो ताकि वो उसे सुलाए रख सके। हैरी ने बांसुरी आगे बढ़ा दी। कुछ सेकंड की खामोशी में कुत्ता गुर्राया और फड़फड़ाया, लेकिन जैसे ही हरमाइनी ने बजाना शुरू किया, वो फिर गहरी नींद में चला गया। हैरी उसके ऊपर से चढ़ा और ट्रैपडोर से नीचे झांका। नीचे का कोई निशान नहीं दिख रहा था। वो छेद से नीचे उतरता गया जब तक कि वो उंगलियों के सहारे लटक नहीं गया। फिर उसने ऊपर रॉन की ओर देखा और कहा, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरे पीछे मत आना। सीधे उल्लुओं वाले मीनार पर जाना और हेडविग को डंबलडोर के पास भेज देना, ठीक है?
ठीक है, उम्मीद है 1 मिनट में मिलेंगे। और हैरी ने पकड़ छोड़ दी। ठंडी नम हवा उसके पास से सरसराती हुई गुजरी जब वो नीचे 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 गिरा और धप, एक अजीब दबे हुए से धमाके के साथ वो किसी नरम चीज पर आ गिरा। वो बैठ गया और इधर उधर टटोलने लगा। उसकी आंखें अंधेरे की आदी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी तरह के पौधे पर बैठा हो। उसने ऊपर डाक टिकट जितनी रोशनी की ओर चिल्लाया जो खुला हुआ ट्रैपडोर था। सब ठीक है, ये नरम जगह है, तुम कूद सकते हो। रॉन तुरंत उसके पीछे आया। वो हैरी के पास फैल कर गिरा। ये चीज क्या है? उसके मुंह से यही पहले शब्द निकले। पता नहीं, किसी तरह का पौधा लगता है, शायद गिरने से बचाने के लिए यहां है। आओ हरमाइनी। दूर की धुन रुक गई। कुत्ते की जोरदार भौंक सुनाई दी, लेकिन हरमाइनी पहले ही कूद चुकी थी। वो हैरी की दूसरी तरफ आ गिरी। उसने कहा, हम जरूर स्कूल से मीलों नीचे होंगे। रॉन ने कहा, वाकई किस्मत अच्छी है कि ये पौधा यहां है। हरमाइनी चीख पड़ी। किस्मत अच्छी? तुम खुद को देखो। वो उछलकर उठी और एक नम दीवार की ओर संघर्ष करती हुई बढ़ी। उसे संघर्ष करना पड़ा क्योंकि जैसे ही वो उतरी थी, उस पौधे ने सांप जैसी लतरें उसके टखनों के चारों ओर लपेटनी शुरू कर दी थी। हैरी और रॉन की दो टांगे पहले ही लंबी बेलों में कसकर जकड़ी जा चुकी थी, बिना उन्हें पता चले। हरमाइनी पौधे की मजबूत पकड़ बनने से पहले ही खुद को छुड़ा चुकी थी। अब वो डर से देख रही थी कि दोनों लड़के पौधे को अपने ऊपर से खींचकर हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना ज्यादा वे झटके दे रहे थे, उतनी ही तेजी और कसाव से वो पौधा उन्हें जकड़ता जा रहा था। हरमाइनी ने आदेश दिया, हिलना बंद करो। मुझे पता है ये क्या है। ये डेविल स्नेयर है। ओह, कितना अच्छा है कि हमें इसका नाम पता चल गया। इससे तो बहुत मदद मिली। रॉन ने झुंझला कर कहा। पीछे की ओर झुकते हुए हरमाइनी बोली, जब पौधा उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटने लगा। चुप रहो। मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसे कैसे मारा जाए। तो जल्दी करो, मेरी सांस घुट रही है। हैरी हांफते हुए बोला जब पौधा उसकी छाती के चारों ओर लिपट गया। डेविल स्नेयर, डेविल स्नेयर। प्रोफेसर स्प्राउट ने क्या कहा था? याद आया। इसे अंधेरा और नमी पसंद है। तो आग जलाओ, हैरी ने घुटी हुई आवाज में कहा। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ लकड़ी तो है ही नहीं। हरमाइनी ने हाथ मरोड़ते हुए कहा। रॉन चिल्लाया, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम विच हो या नहीं? ओ हाँ। हरमाइनी बोली और उसने अपनी छड़ी निकाली, घुमाई, कुछ बुदबुदाई और उस नीली घंटी जैसी आग की धार पौधे पर भेज दी, जिसका इस्तेमाल उसने स्नैप पर किया था। कुछ ही सेकंड में दोनों लड़कों ने महसूस किया कि पौधे की पकड़ ढीली पड़ रही है। जब वो रोशनी और गर्मी से सिकुड़ने लगा, मरोड़ खाते और फड़फड़ाते हुए वो उनके शरीर से खुलता गया और वे खुद को छुड़ा पाए। अच्छा हुआ तुम हर्बोलॉजी में ध्यान देती हो हरमाइनी, हैरी ने कहा, दीवार के पास आकर अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए। रॉन बोला, हाँ, और अच्छा हुआ कि संकट में हैरी का दिमाग ठिकाने पर रहता है। यहां लकड़ी नहीं है, सच में। इधर से, हैरी ने कहा, पत्थर के उस रास्ते की ओर इशारा करते हुए जो आगे जाने का एकमात्र रास्ता था। उनके कदमों के अलावा उन्हें बस दीवारों से टपकते पानी की हल्की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। रास्ता नीचे की ओर ढलान लिए था और हैरी को ग्रिंगरॉट्स की याद आ गई। दिल में एक अप्रिय झटका लगा जब उसे जादूगरों के बैंक में तिजोरियों की रखवाली करने वाले ड्रैगनों की बात याद आ गई। अगर उनका सामना किसी ड्रैगन से हुआ, एक पूरी तरह बड़े ड्रैगन से, नॉर्बर्ट ही काफी बुरा था। रॉन ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? हैरी ने कान लगाए। आगे से
हल्की सरसराहट और खनखनाहट जैसी आवाजें आ रही थी। क्या तुम्हें लगता है यहां कोई भूत है? मुझे नहीं पता, मुझे तो पंखों की आवाज लग रही है। आगे रोशनी है, मैं कुछ हिलता हुआ देख सकता हूं। वे रास्ते के अंत तक पहुंचे और उनके सामने एक तेज रोशनी से भरा कमरा था, जिसकी छत ऊंची मेहराब बनाते हुए ऊपर उठी हुई थी। वो छोटे छोटे रत्नों की तरह चमकीले पक्षियों से भरा था, जो पूरे कमरे में फड़फड़ा और लुढ़क रहे थे। कमरे के दूसरी ओर एक भारी लकड़ी का दरवाजा था। रॉन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है अगर हम कमरे के बीच से गुजरे तो ये हम पर हमला करेंगे? हैरी ने कहा, शायद। वे बहुत खूंखार तो नहीं लगते, लेकिन अगर ये सब एक साथ झपट पड़े तो? खैर, कोई और रास्ता नहीं है, मैं दौड़ूंगा। उसने गहरी सांस ली, अपने हाथों से चेहरा ढक लिया और कमरे के पार पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ा। उसे हर पल उम्मीद थी कि नुकीली चोंचें और पंजे उसे नोच डालेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो बिना छुए ही दरवाजे तक पहुंच गया। उसने हैंडल खींचा, लेकिन वो बंद था। बाकी दोनों भी उसके पीछे आ गए। उन्होंने दरवाजे को जोर से खींचा और धकेला, लेकिन वो हिला तक नहीं। तब भी नहीं जब हरमाइनी ने अपना एलोहोमोरा मंत्र आजमाया। रॉन ने कहा, अब क्या? ये पक्षी यहाँ सिर्फ सजावट के लिए तो नहीं हो सकते। हरमाइनी ने कहा। वे ऊपर उड़ते पक्षियों को देखने लगे जो चमक रहे थे। चमक रहे थे? हैरी ने अचानक कहा, ये पक्षी नहीं है, ये चाबियां हैं, पंखों वाली चाबियां। ध्यान से देखो। तो इसका मतलब हुआ। उसने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई, जबकि बाकी दोनों चाबियों के झुंड की ओर आंखें गड़ाए देख रहे थे। हाँ, देखो, झाड़ू, हमें दरवाजे की चाबी पकड़नी होगी, लेकिन यहां तो सैकड़ों हैं। रॉन ने दरवाजे के ताले को देखा। हमें एक बड़ी पुराने जमाने की चाबी चाहिए, शायद चांदी की हैंडल जैसी। तीनों ने एक एक झाड़ू पकड़ी और हवा में उछल पड़े, चाबियों के बादल के बीच उड़ते हुए। वे पकड़ने और झपटने लगे, लेकिन जादुई चाबियां इतनी तेजी से इधर उधर गोता लगा रही थीं कि किसी एक को पकड़ना लगभग नामुमकिन था। लेकिन हैरी यूं ही सदी का सबसे कम उम्र का सीकर नहीं बना था। उसमें वो हुनर था जो दूसरे नहीं देख पाते थे। इंद्रधनुषी पंखों के भंवर में 1 मिनट तक इधर उधर घूमने के बाद उसने एक बड़ी चांदी की चाबी देखी, जिसका एक पंख मुड़ा हुआ था, जैसे उसे पहले पकड़ा जा चुका हो और जोर से ताले में ठूंस दिया गया हो। उसने दूसरों को पुकारा, वही वही बड़ी वाली, वहां वहां नहीं, वहां नहीं, वहां चमकीले नीलों पंखों वाली। एक तरफ के पंख पूरी तरह मुड़े हुए हैं। रॉन उस दिशा में तेजी से बढ़ा जहां हैरी इशारा कर रहा था। छत से टकराया और लगभग अपनी झाड़ू से गिर ही पड़ा। हैरी ने पुकारा, हमें इसे चारों तरफ से घेरना होगा, अपनी नजर टूटी पंख वाली चाबी से हटाए बिना। रॉन, तुम ऊपर से आओ, हरमाइनी नीचे रहो और इसे नीचे जाने से रोको, और मैं इसे पकड़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है? अब रॉन ने गोता लगाया। हरमाइनी ऊपर की ओर तेजी से बढ़ी। चाबी दोनों को चकमा दे गई और हैरी उसके पीछे झपट पड़ा। वो दीवार की ओर भागी। हैरी आगे झुका और एक भयानक चरमराती आवाज के साथ उसे एक हाथ से पत्थर की दीवार से चिपका दिया। ऊंचे कमरे में रॉन और हरमाइनी की जयकार गूंज उठी। वे जल्दी से नीचे उतरे और हैरी दरवाजे की ओर दौड़ा, चाबी उसके हाथ में छटपटाती हुई। उसने उसे ताले में घुसाया और घुमाया। काम हो गया। जैसे ही ताला खुलने की क्लिक की आवाज आई, चाबी फिर उड़ गई। अब पहले से भी ज्यादा पिट चुकी लग रही थी, क्योंकि उसे 2 बार पकड़ा जा चुका था। रेडी? हैरी ने बाकी दोनों से पूछा। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। उन्होंने सिर हिलाया। उसने दरवाजा खोल दिया। अगला कमरा इतना अंधेरा था कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही वे अंदर कदम रखे, अचानक रोशनी फैल गई और एक अद्भुत दृश्य सामने आ गया।
वे एक विशाल शतरंज की बिसात के किनारे खड़े थे, काले मोहरों के पीछे, जो सभी उनसे ऊंचे थे और काले पत्थर जैसे पदार्थ से तराशे गए थे। उनके सामने कमरे के उस पार सफेद मोहरे खड़े थे। हैरी, रॉन और हरमाइनी को हल्की सी सिहरन दौड़ गई। ऊंचे सफेद मोहरों के चेहरे नहीं थे। हैरी ने धीरे से पूछा, अब हम क्या करें? रॉन ने कहा, ये तो साफ है ना? हमें इस कमरे को पार करने के लिए खेल खेलना होगा। सफेद मोहरों के पीछे उन्हें एक और दरवाजा दिखाई दे रहा था। हरमाइनी ने घबराकर कहा, कैसे? रॉन ने कहा, मुझे लगता है हमें खुद शतरंज के मोहरे बनना पड़ेगा। वो एक काले घोड़े के पास गया और उसका हाथ घोड़े पर रखने के लिए बढ़ाया। तुरंत ही पत्थर में जान आ गई। घोड़े ने जमीन पर टाप मारी और घोड़े पर सवार ने अपना हेलमेट पहना, सिर घुमाकर रॉन की ओर देखा। क्या हमें उस पार जाने के लिए तुम्हारे साथ शामिल होना होगा? काले घोड़े ने सिर हिलाया। रॉन ने बाकी दोनों की ओर देखा। उसने कहा, इस पर सोच विचार चाहिए। मुझे लगता है हमें काले मोहरों में से 3 की जगह लेनी होगी। हैरी और हरमाइनी चुपचाप खड़े रहे, रॉन को सोचते हुए देखते हुए। आखिरकार उसने कहा, अब बुरा मत मानना, लेकिन तुम दोनों शतरंज में बहुत अच्छे नहीं हो। हैरी ने तुरंत कहा, हमें बुरा नहीं लगा, बस बताओ क्या करना है। ठीक है हैरी, तुम उस ऊंट की जगह ले लो, और हरमाइनी, तुम वहां उस हाथी की जगह जाओ। और तुम? रॉन ने कहा, मैं घोड़ा बनूंगा। लगता था कि शतरंज के मोहरे सुन रहे थे, क्योंकि इन शब्दों के साथ ही एक घोड़ा, एक ऊंट और एक हाथी सफेद मोहरों की ओर पीट करके बिसात से बाहर चले गए और 3 खाली खाने छोड़ गए, जिनमें हैरी, रॉन और हरमाइनी खड़े हो गए। रॉन ने बिसात के पार देखते हुए कहा, शतरंज में हमेशा सफेद पहले चलता है। हाँ देखो। एक सफेद प्यादा 2 खाने आगे बढ़ चुका था। रॉन ने काले मोहरों को निर्देश देना शुरू किया। वे जहां भी वो भेजता, चुपचाप वहीं चले जाते। हैरी के घुटने कांप रहे थे। अगर वे हार गए तो क्या होगा? हैरी, दाईं और तिरछे 4 खाने चलो। पहला असली झटका तब लगा जब उनका दूसरा घोड़ा मारा गया। सफेद रानी ने उसे जमीन पर दे मार और घसीटते हुए बिसात से बाहर ले गई, जहां वो औंधे मुंह बिल्कुल निश्चल पड़ा रहा। ऐसा होने देना जरूरी था, रॉन ने कहा। वो हिला हुआ लग रहा था। इससे तुम्हें उस ऊंट को लेने का मौका मिल जाएगा। हरमाइनी, जाओ। हर बार जब उनका कोई मोहरा खोता, सफेद मोहरे जरा भी दया नहीं दिखाते। जल्द ही दीवार के पास ढेर से काले मोहरे बेजान से पड़े हुए थे। 2 बार तो रॉन ने बस समय रहते ही देख लिया कि हैरी और हरमाइनी खतरे में है। वो खुद बिसात पर इधर उधर तेजी से घूमता रहा। जितने सफेद मोहरे ले रहा था, लगभग उतने ही काले वे खो चुके थे। उसने अचानक कहा, हम लगभग पहुंच ही गए हैं, मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। सफेद रानी ने अपना भावहीन चेहरा उसकी ओर घुमाया। रॉन ने धीरे से कहा, हाँ, यही एक तरीका है, मुझे ही मारा जाना होगा। हैरी और हरमाइनी चिल्लाए, नहीं। रॉन झल्लाया, यही शतरंज है, कुछ बलिदान देने पड़ते हैं। मैं अपनी चाल चलूंगा और वो मुझे ले लेगी। इससे तुम्हें राजा को शय और मात देने का मौका मिल जाएगा, हैरी। लेकिन क्या तुम स्नैप को रोकना चाहते हो या नहीं? रॉन, देखो, अगर तुमने जल्दी नहीं की तो उसके पास पत्थर पहले ही पहुंच चुका होगा। और कोई रास्ता नहीं था। तैयार? रॉन ने पुकारा। उसका चेहरा पीला लेकिन दृढ़ था। लो, मैं जा रहा हूं, और सुनो, जीतने के बाद यहां मत रुके रहना। वो आगे बढ़ा और सफेद रानी उस पर झपट पड़ी। उसने अपने पत्थर के हाथ से रॉन के सिर पर जोरदार वार किया और वो जमीन पर जा गिरा। हरमाइनी चीख पड़ी, लेकिन अपने खाने पर ही जमी रही। सफेद रानी रॉन को घसीट कर एक और ले गई। वो ऐसा लग रहा था जैसे बेहोश हो गया हो।
कांपते हुए हैरी 3 खाने बाईं ओर चला। सफेद राजा ने अपना मुकुट उतारकर हैरी के पैरों के पास फेंक दिया। वे जीत चुके थे। शतरंज के मोहरे अलग हो गए और झुककर प्रणाम किया, सामने का दरवाजा साफ छोड़ते हुए। रॉन की ओर एक आखिरी बेचैन नजर डालकर हैरी और हरमाइनी दरवाजे से अलग होकर अगले रास्ते में दौड़ पड़े। अगर वो ठीक हो जाएगा, हैरी ने कहा, खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करते हुए। तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा? हम स्प्राउट का पार कर चुके हैं। वो डेविल स्नेयर था। फ्लिटविक ने चाबियों पर जादू किए होंगे। मैगोनागल ने शतरंज के मोहरों को जीवित बना दिया। अब बचता है क्विरल का जादू और स्नेप का। वे एक और दरवाजे तक पहुंच चुके थे। हैरी ने दरवाजा खोला। एक भयानक बदबू उनकी नाक में भर गई, जिससे दोनों ने अपनी चोगों से नाक ढक ली। आंखों से पानी बहता हुआ उन्होंने देखा कि उनके सामने फर्श पर एक ट्रोल पड़ा था, उस ट्रोल से भी बड़ा जिससे वे पहले भिड़ चुके थे। सिर पर खून से सना एक बड़ा सा उभार लिए बेहोश पड़ा हुआ। अच्छा है कि हमें इससे लड़ना नहीं पड़ा, हैरी ने कहा जब वे उसकी एक विशाल टांग के ऊपर से सावधानी से गुजरे। चलो, मेरी सांस घुट रही है। उसने अगला दरवाजा खोला। दोनों ही आगे क्या होगा देखने की हिम्मत मुश्किल से जुटा पा रहे थे, लेकिन यहां कुछ भी डरावना नहीं था। बस एक मेज थी जिस पर अलग अलग आकार की 7 बोतलें एक कतार में रखी थी। हैरी ने कहा, स्नेप का, हमें क्या करना होगा? वे दहलीज के भीतर गए और तुरंत उनके पीछे दरवाजे में आग भड़क उठी। वो साधारण आग नहीं थी, वो बैंगनी रंग की थी। उसी पल आगे जाने वाले दरवाजे में काली लपटें उठ खड़ी हुई। वे फंस चुके थे। देखो, हरमाइनी ने बोतलों के पास पड़ा कागज का एक रोल उठा लिया। हैरी ने उसके कंधे के ऊपर से झुककर पढ़ा, तुम्हारे आगे खतरा है, पीछे सुरक्षा का स्थान। हम 7 में से 2 करेंगे, तुम्हारा काम आसान। एक तुम्हें आगे बढ़ने का देगा अधिकार, दूसरा पीने वाले को ले जाएगा वापस इस पार। हम में से 2 के भीतर केवल बिच्छू घास की मदिरा है। 3 है घातक जो कतार में छिपकर बैठे हैं यहां। चुनो, अगर यहां सदा के लिए रुकना नहीं चाहते हो। तुम्हारी मदद के लिए ये 4 संकेत समझ लो। पहला, चाहे जहर कितना ही चालाकी से छिपे, बिच्छू घास की मदिरा के बाईं ओर ही मिलेगा वो सदा। दूसरा, दोनों सिरों पर खड़ी बोतलें अलग अलग हैं, पर अगर आगे बढ़ना है तो इनमें से कोई भी मित्र नहीं। तीसरा, जैसा तुम साफ देख सकते हो, सभी आकार में अलग हैं। न सबसे छोटी में मौत है, न सबसे बड़ी में। चौथा, बाईं से दूसरी और दाईं से दूसरी, स्वाद लेने पर जुड़वा है, भले ही दिखती हो अलग शुरुआत में। हरमाइनी ने एक लंबी सांस छोड़ी और हैरी ने हैरानी से देखा कि वो मुस्कुरा रही थी, जो इस वक्त उसे बिल्कुल भी करने का मन नहीं था। हरमाइनी ने कहा, शानदार, ये जादू नहीं है, ये तर्क है, एक पहेली। बहुत से महान जादूगरों में जरा भी तर्क शक्ति नहीं होती, वे यहाँ हमेशा के लिए फंस जाते। लेकिन हम भी तो फंस ही जाएंगे, है ना? बिल्कुल नहीं, हमें जो चाहिए सब इसी कागज पर है। 7 बोतल, 3 जहर है, 2 मदिरा है। एक हमें काली आग के पार सुरक्षित ले जाएगी और एक हमें बैंगनी आग के पार वापस ले जाएगी। आप सुन रहे थे जेके रॉलिंग की लिखी हुई महान उपन्यास हैरी पॉटर का चैप्टर 16 थ्रू द ट्रैपडोर हिंदी में। कहानी का अडॉप्टेशन पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं हैरी पॉटर सॉर्सरर्स स्टोन के आखिरी भाग चैप्टर 17 में। तब तक के लिए नमस्कार।